अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर ही बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी। मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर की है, साथ में मैंने कुछ वीडियोज़ लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। हमारा लीगल सिस्टम का ये फर्स्ट चैप्टर है सेमेस्टर सिस्टम के लिए। चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप कश्मीर के हो, या फिर आपने इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से आप लॉ कर रहे हैं 4 इयर्स, तो जो लीगल सिस्टम है ना, वो उसकी खासियत ये है ना कि वो आप कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से करोगे तो टॉपिक्स इनके सेम ही होंगे। पाकिस्तान स्टडी की जहाँ तक बात है तो ऑफ कोर्स उसमें टॉपिक में थोड़ी चेंजेस, इसलिए मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें मैंने स्टूडेंट्स को पहले ही कह दिया था कि अगर इस वीडियो को कोई भी इस्लामी यूनिवर्सिटी वाला या फिर कोई कश्मीर और साथ साथ कराची से कोई देख रहा है तो आपके पाकिस्तान स्टडी में थोड़े चेंजेस दिखेंगी। जहाँ तकरीबन लीगल सिस्टम की, तो लीगल सिस्टम सारी जगहों पे सेम ही होता है, सेम ही टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए बनाई है, ये कश्मीर वाले और कराची और साथ में इस्लामी यूनिवर्सिटी वाले जो 4 इयर्स लॉ कर रहे हैं, ये उन सब के लिए यूज़ हो सकती है। ठीक है, तब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर 1 है, ठीक है, उस चैप्टर 1 के अंदर हमारा टॉपिक है कॉमन फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड लीगल सिस्टम। वर्ल्ड लीगल सिस्टम में होगा क्या, यानी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत जितने भी लॉज मौजूद हैं उनके बारे में हम जानेंगे। लॉ को ही बेसिकली लीगल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, एंड लॉज में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब वो टाइप्स कौन सी हैं, वो लॉज कौन से हैं जो पूरे दुनिया में जो है यूज़ होते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। अब इस टॉपिक के अंदर कौन सी चीज़ें सिखाई जाएंगी? पहली बात तो ये जो चैप्टर 1 है ना, उसमें तकरीबन आपको 3 अलग से जो है चैप्टर्स आएंगे, यानी इसी एक चैप्टर के अंदर ये 3 हिस्से हैं। पहला है कॉमन फीचर ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम, दूसरा चैप्टर है इसी 1 के अंदर हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ रोमन लॉ, तीसरा चैप्टर इसके अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लॉ ऑन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम। यानी कि इसी एक ही चैप्टर के अंदर ये 3 अलग चैप्टर्स हैं जो मैं अलग अलग कवर करूँगी। ठीक है, आज की वीडियो में ये पहला वाला पोर्शन हम कवर करेंगे इसी चैप्टर 1 के अंदर, वो है कॉमन फीचर ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम। यानी कि वर्ल्ड लीगल सिस्टम के अंदर क्या कॉमन क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, यानी कि सारे मुल्कों में जो लीगल सिस्टम है उनमें ऐसा कॉमन क्या है जो दूसरे मुल्कों के साथ भी मैच करता हो। ठीक है, इस पर डिफरेंट क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं। एक क्वेश्चन लिखा है डिफाइन द टर्म लीगल सिस्टम एंड डिस्कस द मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कि लीगल सिस्टम को भी डिफाइन करें, साथ में आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि दुनिया के अंदर कितने लीगल सिस्टम और मौजूद हैं वो भी बताएं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस पर आया हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीगल सिस्टम, यानी कि वो आपसे पूछ रहे हैं आपको लीगल सिस्टम के बारे में क्या पता है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। इनामोरेट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड लीगल सिस्टम, इनामोरेट का मतलब है बताएं, डिस्कस करें, बात करें कि वर्ल्ड के अंदर कितने लीगल सिस्टम्स मौजूद हैं पूरे दुनिया में। जो मेन सबसे बड़े हैं लीगल सिस्टम, उनका हमने नेम बताना है, मेन लीगल सिस्टम्स का। सही है, तो ये चीज़ें जब आपने क्वेश्चन में जान ली, हम इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेते हैं। कॉमन फीचर्स की आपने इंट्रोडक्शन जब आपने बतानी है
वर्ल्ड लीगल सिस्टम की, तो हमने सिंपली बताना है कि जो लॉज हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉज नहीं होंगे तो सोसाइटी नहीं चलेगी। ये बात बता दी आपने। देखिए, मैं जो बातें खुद से बोलती हूँ ना कि लॉज नहीं होंगे तो सोसाइटी नहीं चलेगी, ये भी आप लिख सकते हैं इंग्लिश में कि विदाउट लॉज अ सोसाइटी कैन नॉट वर्क। ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी से मुतासिर हो, खुश हो कि आपको लॉ के बारे में अच्छा नॉलेज है। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है, वेन एवर पीपल लिव टुगेदर वी नीड रूलर्स टू कीप पीस, फेयरनेस एंड ऑर्डर्स। इसमें हमने बताना है कि जितने भी लोग पीपल एक दूसरे के साथ लिव करते हैं, रहते हैं, हम लोगों की बात करेंगे, जो भी इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ज़ाहिर बात है हमारे साथ एक हेड भी मौजूद होता है, एक रूलर मौजूद होता है, जिसकी पूरी कोशिश होती है कि हम लोगों के दरमियान पीस रहे, यानी कि सुकून रहे, बराबरी हो सके और लॉज भी मौजूद हों, ठीक है। दीज रूल्स आर कॉल्ड लॉज। जो रूलर है ना, वो जो रूल्स बनाता है जिसकी मदद से हमारी सोसाइटी में सुकून रहे, हमारी सोसाइटी में लोगों को बराबरी मिल सके, इन्हीं चीज़ को हम लॉज कहते हैं। क्योंकि लॉ के अंदर ही मेथड्स बताए गए हैं जिनकी मदद से सोसाइटी में पीस, सुकून आ सकता है और बराबरी मिल सकती है। अगर लॉज नहीं होंगे तो जाहिर बात है एक हेड भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने एरिया के लोगों को। एंड द लीगल सिस्टम इज़ हाउ दिस रूल्स आर मेड, एक्सप्लेन एंड फॉलोड। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि लीगल सिस्टम के अंदर ही बताया गया है कि लॉज को बनाया कैसे जाएगा, ठीक है, यानी कि जो लॉज के अंदर रूल्स रखे जाएंगे, चीज़ें रखी जाएंगी सारी लॉज के अंदर। जैसे कि आसान अल्फाज में समझाऊँ कि ट्रैफिक लॉज जो बनाए गए हैं कि आपने रेड लाइट पे गाड़ी नहीं चलानी, रेड लाइट पे गाड़ी को रोकना होता है और ग्रीन लाइट पे चलानी होती है। नॉर्मल बात है, ये जो जनरल सा लॉ मैंने दी जो सबको आता है। तो अगर आप ट्रैफिक लॉज को फॉलो नहीं करोगे, आपको चलान हो जाएगा। जैसे कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ या आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, तो सर से चलान होता है। ये सारे भी लॉज हैं। अगर हम इन बने हुए लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे ही लिए नुकसान है, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है इस तरह, ठीक है। रेड लाइट भी नहीं रुकेंगे, गाड़ी चला देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा दूसरी गाड़ियों से जो सामने से आएंगी, जिनकी साइड से ग्रीन लाइट है, हमारी साइड से रेड लाइट है, हमें नहीं जाना चाहिए, फिर भी हम जाते हैं, तो दोनों टकरा जाएंगे। तो जब हम लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, सही है। तो यही होते हैं लॉज। ये तो मैंने ट्रैफिक लॉ की एग्जाम्पल, ऐसे बहुत लॉज बने हुए हर चीज़ पे, ठीक है, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए और इस तरह की सारी चीज़ें। तो ये जो लॉज है ना, उनको बनाया कैसे जाता है, उन लॉज को कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम इंसानों को, उन लॉज पे अमल हम कैसे करा सकते हैं इंसानों को, ये सारी चीज़ें जो है हमें लीगल सिस्टम सिखाता है। ये पॉइंट्स यहाँ मैंने इस लाइन में दिए हैं, ठीक है। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन इट्स हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन एंड गवर्नमेंट। हर मुल्क के अंदर उनका अपने टाइप का लीगल सिस्टम मौजूद है, जो उनकी हिस्ट्री से निकाला गया है, जो उनके कल्चर से निकाला गया है, जो उनके रिलीजन से निकाला गया और उनके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग निकाला गया। यानी कि जैसी गवर्नमेंट है वैसे ही लॉज को बनाया गया है, ठीक है, वैसे ही लॉज जो है लीगल सिस्टम ने बना के दिए उनके लिए। अ लीगल सिस्टम इज़ नॉट जस्ट अबाउट लॉज, इट्स ऑल्सो हैज़ कोर्ट्स, जजेस एंड रूल्स। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि लीगल सिस्टम का मतलब होता है सिर्फ लॉज। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अगर एक जगह लिखा है लॉज तो इट मीन्स कि वो बात सिर्फ लॉ की है, लेकिन अगर एक जगह लिखा आ जाए लीगल सिस्टम की तो इट मीन्स कि उस लीगल सिस्टम के अंदर लॉ भी मौजूद है, कोर्ट्स भी मौजूद हैं, जजेस भी मौजूद हैं, रूल्स भी मौजूद है। रूल्स मीन्स कि कुछ टेक्निक्स और तरीके मौजूद है, ठीक है, जिसकी मदद से लॉज को बनाया जा सके, सही है। तो अब आपको मीनिंग तो समझ आ गया ना कि लीगल सिस्टम क्या होता है। लीगल सिस्टम अकेला ही, उसके अंदर लॉज, कोर्ट्स, जजेस, रूल सब कुछ मौजूद होता है। तो उसको लॉ के साथ हरगिज़ कंपेयर नहीं करना। लॉ में सिर्फ लॉज को बनाया जाता है, लेकिन लीगल सिस्टम में लॉ बनाना, कोर्ट्स, जजेस और रूल्स, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। दैट हेल्प्स मेक श्योर एवरी वन गेट्स जस्टिस। यानी कि लीगल सिस्टम में ये जो सारी चीज़ें रखवाई गई हैं, इन सब का मकसद यही है कि लोगों को इंसाफ मिल सके। इंसाफ को हम इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस, इंसाफ सही है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि ताकि ये चीज़ें जो रखवाई गई हैं हमारी सोसाइटीज़ में, देखो हमारे पाकिस्तान में भी कोर्ट्स मौजूद हैं, जजेस हैं, सारा कुछ है। ये सारा कुछ जो हमारे पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम है, जजेस हैं, ये सब कुछ ही बेसिकली लीगल सिस्टम होता है, ठीक है। तो क्यों है पाकिस्तान में ये सब, ताकि लोगों को इंसाफ दिया जा सके इसकी मदद से, इसीलिए लीगल सिस्टम को बनाया गया। Even though the countries have different legal system, they all try to control behaviors and protect people's right. हर मुल्क में, हर कंट्री में लीगल सिस्टम डिफरेंट होता है और हर कंट्री अपने हिसाब से
इंसानों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि इंसानों को ही प्रोटेक्ट किया जा सके। अब आप क्यों सोच रहे होगे कि कंट्रोल, आप सोच ही रहे होगे कि कंट्रोल करना तो गलत बात है। देखो, अगर आप चोर को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो चोरी करता रहेगा। तो लॉज जो बनाए जाते हैं लीगल सिस्टम की मदद से, उन लॉज में ये लिखा जाता है कि जो चोरी करेगा उसको जेल होगी। तो अगर लॉ ये चीज़ें नहीं लिखेगा और कंट्रोल नहीं करेगा ऐसे इंसानों को, जो चोर हैं उनको कंट्रोल नहीं करेगा, और कंट्रोल करने के लिए लॉज नहीं बनाएगा, ना कोर्ट्स में ऐसी चीज़ें डालेगा, ना जजेस को कहेगा, तो फिर ऐसे मुल्क में जो लोग होंगे वो हर किसी के साथ चोरी कर लेंगे, हर किसी के घर घुस जाएंगे चोरी करने। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए इन लॉज की हमें ज़रूरत पड़ती है, ताकि इंसानों को राइट्स दे सकें। यानी कि एक तरफ हम कंट्रोल भी करेंगे इंसानों को, दूसरी तरफ जो दूसरे इंसान हैं जो चोरी से डर रहे हैं कि कोई उनको आके लूट ना ले, तो वो जो है प्रोटेक्ट हो जाएंगे जब उनको लॉ प्रोटेक्शन देगा। तो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? जब उस मुल्क में लीगल सिस्टम मौजूद हो। तो हर मुल्क में मुख्तलिफ लीगल सिस्टम है और उसी लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग वो मुल्क चलते हैं। ये बातें हमने इंट्रोडक्शन में जानी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है मीनिंग ऑफ लॉ की। आपने डायरेक्ट लीगल सिस्टम की हेडिंग नहीं देनी, पहले आपने लॉ को एक्सप्लेन करना है, लॉ की थोड़ी हिस्ट्री देनी है कि लॉ निकला कहाँ से है, ये वर्ड लॉ निकला कहाँ से, ये भी बताना है। ये सारा कुछ जब बता दिया फिर उसके बाद ही आपने लीगल सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू में ही लीगल सिस्टम एक्सप्लेन कर देते हैं, लॉ का पॉइंट नहीं डालते, तो उनके मार्क्स थोड़े से ज़रा से कम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर ना आपकी डिटेल्ड आंसर के ऊपर आपको मार्क्स देता है। ज़्यादा नहीं भी लिख पाओ, लेकिन कम से कम हेडिंग्स दे दो, कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड कर दो लॉ की और बाकी की इन्फॉर्मेशन की, थोड़ा बहुत भी ऐड कर दो तो मार्क्स मिल जाएंगे उसके भी। लेकिन अगर लॉ को एक्सप्लेन किए बगैर ही लीगल सिस्टम स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा सा ना इसके हिस्से के फिर मार्क्स जाएंगे, उड़ जाएंगे आपके हाथ से। तो अब आपने हेडिंग देनी है मीनिंग ऑफ लॉ। इसमें बताना कि लॉ बेसिकली, इसमें कुछ रूल्स बताए जाते हैं लॉ के अंदर। वो रूल्स किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि इंसानों को सिखाया जाए कि सोसाइटी में रहने का क्या बिहेवियर है, ठीक है। यानी कि अब जैसे कि मैंने ट्रैफिक लॉस की एग्जांपल दी कि ये जो लॉज बनाए गए हैं ताकि रेड लाइट पे गाड़ी नहीं जाएगी आगे, रुकी रहेगी, और ग्रीन लाइट पे गाड़ी आगे जाएगी, ये लॉज है ना। अगर ये लॉज नहीं होंगे तो सोसाइटी के अंदर फिर टकरें लगेंगी, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे बार बार। तो ये जो लॉज बनाए जाते हैं इनमें कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके बताए जाते हैं इंसानों को कि इस तरह से आप ज़िंदगी जियो ताकि सोसाइटी के अंदर आप लोगों की ना लड़ाई लगे, ना ही कोई प्रॉब्लम बने। लॉज अगर नहीं होंगे तो हर वक्त सोसाइटी जो है मुश्किल में फंसी रहेगी, हर वक्त लोग लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो इसलिए लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए, लोगों को ज़िंदगी में जो एक दूसरे के साथ रहने का जो सही तरीका है, उसी के लिए लॉज को बनाया गया ताकि हम उस चीज़ को फॉलो करें और सोसाइटी में एक सुकून बना रहे। These rules are enforced by the government to keep the peace and fairness। ये लॉज कौन सा बनाता है, ये रूल्स कौन बनाता है लॉ के अंदर? गवर्नमेंट खुद बनाती है। क्यों बनाती है? ताकि हमारी सोसाइटी में पीस रहे, सुकून रहे। फेयरनेस मीन्स बराबरी मिले, जस्टिस मिले लोगों को। डिक्शनरी की आपने इसमें मीनिंग दे सकते हैं लॉ की। देखिए, मैंने यहाँ पे डिक्शनरी का नेम मेंशन नहीं किया। अगर आप यहाँ पे कोई भी फेमस डिक्शनरी जैसे कि मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी या ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी या किसी भी फेमस डिक्शनरी की एग्जैक्ट मीनिंग भी देना चाहो वो दे सकते हो। नेट पे आपको ये सारी डिक्शनरी की मीनिंग्स मिल जाएंगे। यानी कि नेट पे मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी फ्री में मिलती है, PDF में आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा डायरेक्ट भी मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी की डायरेक्ट एक वेबसाइट है, वहाँ से भी जाके लॉ की मीनिंग उठा सकते हो। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है नेट पे मौजूद, उनकी भी आप मीनिंग नेट से उठा सकते हो। मैं जब खुद स्टूडेंट थी ना, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये डिक्शनरीज़ फ्री में मिलती हैं, तो इसलिए ये डिक्शनरी फ्री में मौजूद है इंटरनेट पे। कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों की ये डिक्शनरी ख़रीदने की, बहुत मोटी और बहुत महंगी डिक्शनरीज़ होती हैं, नेट पे मौजूद है ये। आपने सिंपली लिखना है मीनिंग ऑफ लॉ इन मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी, या ये लिख दो मीनिंग ऑफ लॉ इन ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, तो आपको एग्जैक्ट उस डिक्शनरी का डेफिनेशन वो दे देगा, ठीक है। तो डिक्शनरी का नाम देने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर उसके अलग से आपको 1 से 2 नंबर दे देगा। अगर आप डिक्शनरी का नाम या किसी पर्सन का नाम मेंशन करोगे, कोई भी डेफिनेशन देते हुए कि फ़लाँ पर्सन ने लॉ के बारे में ये बात बोली या फिर फ़लाँ डिक्शनरी ने लॉ के बारे में ये बात बोली, तो किसी पर्सन का या किसी ऐसी मशहूर किताब का अगर आप रेफरेंस दे के कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हो उन्हीं के अल्फाज में जो उन्होंने दी है, या उनके अल्फाज को थोड़ा सा चेंज करके अपने अल्फाज में लिख दो, तो इस तरह से आपको मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। अगर बगैर रेफरेंस के लिखते हो तो मार्क्स के थोड़े कम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप रेफरेंस दोगे बुक का और उस बंदे का, तो 1 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा यहाँ से, समझ गए 1 से 2 नंबर यहाँ से ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए रेफरेंस दे दिया कर, अगर दिल किया नहीं दिल किया तो मेरी तरह का एक आसान आंसर दे दें कि लॉ का मतलब है रूल्स जिसकी मदद से एक रीऑर्गेनाइज्ड होती है। यानी कि एक सोसाइटी को मैंने ऑर्गेनाइज बोल दिया था।
सोसाइटी जो है रीऑर्गेनाइज होती है, सोसाइटी पे हम ये बने हुए लॉज इन्फोर्स कराते हैं यानी कि लागू कराते हैं, ताकि उस सोसाइटी पे कंट्रोल बना रहे अथॉरिटी का यानी कि गवर्नमेंट का। ये काम होता है लॉ का। अब आपने बताना है वेयर द वर्ड कम्स फ्रॉम, यानी कि जो लॉ का वर्ड है ये इजाद कहाँ से हुआ। आप यहाँ पे वेयर द वर्ड कम्स फ्रॉम की जगह ओरिजिन ऑफ लॉ भी लिख सकते हो, हेडिंग ओरिजिन नहीं लिखने तो आप इस पे हिस्ट्री ऑफ लॉ भी दे सकते हो, जो भी आसान लगे वो आप यहाँ पे पॉइंट दे दो। अब हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी, इसमें बताना है कि जो वर्ड लॉ है वो जर्मन ज़बान से निकला है, लाग। लॉ को पहले लाग कहा जाता था। लाग बेसिकली इंग्लिश नहीं है, ये जर्मन लैंग्वेज है। लाग का मतलब होता है किसी चीज़ को फिक्स्ड कर देना, फिक्स्ड रूल्स बना लेना। फिक्स्ड रूल्स भी, जैसे कि अभी ट्रैफिक लॉज की मैं एग्जांपल दूँ तो ट्रैफिक लॉज बने हुए फिक्स्ड रूल्स हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि रेड लाइट पे ही गाड़ी को रुकना है तो रेड पे ही रुकना है। पूरी दुनिया में ये सेम चीज़ बनी हुई है, सही है। तो ट्रैफिक लॉज बेसिकली बने हुए रूल्स हैं जो कि फिक्स्ड हो जाते हैं। फिक्स्ड मीन्स जो जिसको चेंज नहीं किया जाता। एक और एग्जांपल देती हूँ ट्रैफिक लॉ से हटके, कि पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉज जो बनाएंगे, क्रिमिनल लॉ का जो सब्जेक्ट है उसमें क्राइम के ऊपर जितने भी लॉज बनाए गए हैं वो सारे फिक्स कर दिए गए हैं। फिक्स का मतलब ये है कि एक दफ़ा वो लॉज लिख दिए जाएं तो उनको कोई भी चेंज बार बार नहीं कर सकता। इसी चीज़ को कहते हैं फिक्स कर दिए गए रूल्स को। बने हुए रूल्स को फिक्स कर दिया जाए उनको हम लॉज कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो बने हुए जितने लॉज होते हैं ये फिक्स हो जाते हैं, इनको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, सही है। आप चाहे लॉ को लॉ कहने की बजाय रूल्स को रूल्स भी कह सकते हो, सही है। लॉ को रूल्स भी कह सकते हो। अच्छा, this shows that law gives society certain rules everyone should follow। इस पूरी लाइन से हमें ये चीज़ समझ लगी कि हर सोसाइटी में, चाहे आप पाकिस्तानी सोसाइटी में रह रहे हो, अमेरिका में रह रहे हो, अमेरिका की सोसाइटी है या कहीं की भी सोसाइटी, किसी भी मुल्क की, हर मुल्क का जो माशरा है, जो सोसाइटी है, वो अपने आप को चलाने के लिए कुछ फिक्स रूल्स देती है कि इस रूल्स को फॉलो करके ये सोसाइटी चले। सही हो गया कि हर सोसाइटी में क्रिमिनल लॉज हैं, हर सोसाइटी में हर तरह के लॉज हैं, हम उनको फॉलो करना है तभी हम उस सोसाइटी में अच्छे से चल सकते हैं। अब जब डेफिनेशन देंगे लॉ की तो मैंने यहाँ पे सेल्मर्ड, ऑस्टिन, विल्सन्स की डेफिनेशन दे रखी है। आप चाहें तो यहाँ से किसी भी इन तीनों में से किसी एक की डेफिनेशन दे दें एग्जाम में, सही है। तीनों की याद करने जरूरी नहीं, एक भी दे दें काफ़ी है कुछ, लेकिन जो टॉपर्स हैं वो तीनों ही याद कर लेते हैं, ठीक है। टॉपर ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा नहीं याद रहते तो आप इनमें से किसी एक का नाम याद रख लें। एक भी दे देंगे ना तो भी बहुत होगा, सही। क्योंकि मैं तो एक ही दिया करती थी, मेरे उस पर भी 70 तक भी आराम से आ जाते थे 100 मार्क्स के पेपर में भी, क्योंकि 70 तक भी यूनिवर्सिटी ने आराम से नहीं देती, 60s में ही मोस्टली एवरेज को रखती है, 70s में नहीं जाते। तो मैं ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि डेफिनेशन आपके ऊपर है, आपके अपने हाथ में है। अगर सारी याद नहीं होती एक याद कर लिया करें, ठीक है। अब यहाँ से मैं सेलमेंट के बारे में बता दूँगी। जो सेलमेंट है वो लॉ के बारे में कहता है कि इसमें लॉ में सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मौजूद है। प्रिंसिपल्स को हम रूल्स कहते हैं। द गवर्नमेंट यूजेस टू गिव जस्टिस, यानी कि सेलमेंट कहता है लॉ कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। उस लॉ के अंदर कुछ रूल्स मौजूद होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से गवर्नमेंट जो है इंसानों को इंसाफ दे सके, सही है। ये हमें सेलमेंट बता रहे हैं लॉ के बारे में। फिर आते हैं ऑस्टिन। लॉ इज़ अ कमांड फ्रॉम द रूलर्स एंड इट मस्ट बी फॉलोड। ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ बेसिकली कमांड है, एक हुक्म है किसी रूलर से, यानी कि जो हेड होते हैं वही बेसिकली कमांड करते हैं, मतलब बताते हैं कि लॉ बन गया है, इसको प्लीज़ आप फॉलो करें, सही है। तो जो हमारे हेड होते हैं, अभी पाकिस्तान में हेड कौन है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ही ऑफ कोर्स कंट्रोल करेगी, लेकिन अगर पुराने ज़माने की बात की जाए तो पुराने ज़माने में किंग्स और बादशाह वगैरह हुआ करते थे, तो रूलर्स उनको कहा जाता था, ठीक है। तो वो जो रूलर्स थे, जो किंग्स एंड बादशाह हैं, तो वो भी ऑफ कोर्स अपने ज़माने में भी कुछ लॉज बनाते थे, तो उन लॉज के ऊपर अमल भी करवाते थे वो किंग्स एंड क्वींस के इंसान जो हैं उस इलाके में वो उसको फॉलो करें। वैसे ही गवर्नमेंट जो है हमारी, वो हमारी क्या लगती है, रूलर लगती है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट रूलर है, हेड है, हमें उनको फॉलो करना है। तो वो जो लॉज बनाती है हम उनको फॉलो करते हैं, सही है। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम पे भी जुर्माना होगा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने ट्रैफिक लॉज बनाया है कि आप रेड लाइट पे गाड़ी नहीं चला सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा, हम फिर भी चला देते हैं, तो हम पे फ़ाइन होगा। ये फ़ाइन लगाना बेसिकली हमारी सज़ा होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, क्योंकि हमने उनकी बात नहीं मानी और लॉ को फॉलो नहीं किया, ठीक है। आपको ये चीज़ बुरी लग रही होगी कि वो फ़ाइन क्यों कर रहे हैं, हमारी गलती है ना कि उन्होंने हमें फ़ाइन किया, हमारी गलती है, हमने रेड लाइट पे गाड़ी नहीं रोकी और हमारी ही वजह से एक्सीडेंट हो गया और अगले बंदे का नुकसान हमने कर दिया।
तो इसलिए अगर हम लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्या करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। इसलिए हमें रोकने के लिए गवर्नमेंट हम पे फिर फ़ाइन लगा देती है कि आपने लॉज को फॉलो नहीं किया तो हम आप पे फ़ाइन लगाएंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए, यानी कि लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए अपने लिए ऐसे रूल्स एंड लॉज बनाती है ताकि उस इलाके के लोग कंट्रोल में रहें। विल्सन की बात कीजिए तो विल्सन कहते हैं लॉ कम्स फ्रॉम दी कस्टम्स एंड हैबिट्स। कस्टम्स आपको नहीं पता होगा, कस्टम्स होते हैं पुराने रवायात। जैसे कि अगर हम मुसलमानों की बात कीजिए, हम जो ईद मनाते हैं, हम जो रोज़ा रखते हैं, सही है, हम जो शादी का एक ख़ास सेरेमोनी होती है हमारी ख़ास, सही है, पाकिस्तानियों की बात करें तो हमारा जिस तरह का शादी का रवाज है, हमारा जिस तरह का ईद का रवाज है, जिस तरह से जिस अंदाज से हम रोज़ा रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही लॉज बनाए जाते हैं और वो लॉज भी उन्हीं के अंदर से निकाले जाते हैं। किसी एक और एग्जांपल देती हूँ आपको और आसान करके समझाती हूँ। कस्टम होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को कस्टम सही से समझ नहीं लगती। समझ लें आप किसी 90 साल की बंदे से बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि आपके ज़माने में कैसे मतलब डिसीजंस लिए जाते थे, तो वो 90 साल का एक बूढ़ा आदमी आपको कहेगा मैं जब 20 साल का हुआ करता था तो हम लोग गांव में रहते थे, तो गांव में जो मेन हेड था वो हमारे डिसीजन लेता था। वो जो हेड था वो कोई जज नहीं था, वो कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं था, वो बस आम सा बंदा था जिसको सारे बंदे इज्जत देते थे क्योंकि उसमें अक्ल ज़्यादा थी, समझ ज़्यादा थी कि वो डिसीजंस ले सके सारे लोगों के लिए। तो इस तरह से वो एक सिस्टम जो ईजाद हुआ, वो जो सिस्टम है उसी की मदद से लॉज बनाए जाते हैं। तो उस सिस्टम को हम बेसिकली कस्टम का नाम देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैंने जो पीछे ईद की एग्जांपल दी और रोज़े की एग्जांपल दी और चीज़ों की बाकी की चीज़ों की एग्जांपल दी, तो वो कैसे कस्टम के साथ जुड़ गया। देखें, हमारी जो ईद है, हम ईद जिस तरह से मनाते हैं, ईद बनाने का क्या अंदाज़ है, क्या तरीका है, वो जो तरीका जो अंदाज़ है ना, बेसिकली यही होते हैं कस्टम्स, यानी कि पुराने जो रवायात है, पुराने जो मेथड्स हैं जो हम यूज़ किया करते थे मसलों को सॉल्व करने के लिए, सही है। तो इसलिए ईद और रोज़े की मैंने एग्जांपल इसी दी क्योंकि हम जिस तरह से 1000 साल पहले ईद मनाते थे, हम आज भी वैसी ही ईद मना रहे हैं 2026 में। समझ आ गई है मेरी बात। यानी कि जिस तरह से हम ईद और रोज़ा पहले रखते रहे हैं, उसी अंदाज से हम आज भी रखते हैं, उसी अंदाज से खजूर से खोलते हैं रोज़ा, उसी अंदाज से ही बंद करते हैं। तो जिस अंदाज से पुरानी चीज़ें हो रही हैं वो आज भी अगर चलें तो वो चीज़ कस्टम होती है। इसीलिए जो पास्ट में हुए डिसीजंस होते थे, ऑफ कोर्स वो कोई वकील नहीं देता था डिसीजन, वो कोई जज नहीं होता था, एक पंचायत सी होती थी, गांव में लोग होते थे, तो उनका कोई लड़ाई लग जाए, कोई मसला बन जाए, तो उनका जो हेड होता था जिसमें अक्ल थोड़ी ज़्यादा होती थी, तजर्बा थोड़ा ज़्यादा होता था इन चीज़ों को हैंडल करने का, तो वही इंसान जो है मसलों को सॉल्व करता था, डिसीजन देता था। अब वो डिसीजन किस तरह देता था, डिसीजन लेते वक्त वो क्या डिसीजन लेगा, यानी कि वो क्या बोलेगा जिसे डिसीजन हो जाए, क्या बात बोलेगा, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन बेसिकली कस्टम होती है और उसी इन्फॉर्मेशन को जजेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कस्टम्स को बेसिकली हम कह लें कि पुरानी जो हैबिट्स होती हैं, जैसे कि ईद होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, वहीं से ही हम अपना लॉ बनाते हैं। सही है, तो बस इतना ही था कस्टम के बारे में। ठीक है, कस्टम बेसिकली हैबिट्स होती हैं पुराने वक्त की, कि पुराने वक्त में लोग किस तरह से अपने डिसीजंस को लेते थे, पुराने वक्त में लोग क्या सोर्स यूज़ करते थे, ज़रिया यूज़ करते थे अपने बड़े से बड़े मसले को सॉल्व करने के लिए। ये चीज़ कस्टम होती है। ठीक है, जो पुराने वक्त से लेके हम अभी भी यूज़ करें। अगर मैं इसकी और आसान एग्जाम्पल दूँ तो अगर हम इस्लामिक लॉ की बात करें, हमें अगर कोई भी मसला इस्लाम से अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो हम कहाँ से हेल्प लेंगे। ज़ाहिरी बात है, हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हेल्प लेंगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर यही केस आया था तो पास्ट में उस केस पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या डिसीजन दिया था, किस अंदाज में डिसीजन दिया था, वो डिसीजन लेते वक्त उन्होंने क्या सोचा था कि मैं डिसीजन लूँगा तो कहाँ से लूँगा। यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो ज़िंदा थे तो उन्होंने कुरान से हेल्प ली थी, मदद ली थी जब भी वो कोई डिसीजन देते थे। इससे क्या फ़ायदा होता था कि ये जितना कुछ मैं आपको बता रही हूँ यही बेसिकली कस्टम है। तो चाहे आप इस्लामिक कस्टम की बात करो, चाहे आप किसी भी दुनिया के कस्टम की बात करो, तो यही चीज़ बेसिकली कस्टम होती है कि पास्ट में लोग क्या करते थे उसकी मदद से क्या हम आज भी वैसे डिसीजन दे सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ होती है कस्टम। मैं थोड़ा डिटेल से सिखा दिया क्योंकि मसला ये है ना कि स्टूडेंट्स कस्टम को कंफ्यूज कर लेते हैं। गवर्नमेंट जो है ना कस्टम्स से हेल्प लेके अपने लिए लॉज बना सकती है ताकि उसी इलाके के लोगों को हेल्प कर सके जो उस इलाके में रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम मुस्लिम हैं, हमारा
जो है मज़हब इस्लाम है, तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट कहाँ से हेल्प लेगी, इस्लाम से हेल्प लेगी। कैसे हेल्प लेगी कि गवर्नमेंट हमारे कस्टम्स को समझेगी कि हमारे कस्टम्स क्या थे। हमारे कस्टम्स में सुन्ना भी आता है, कुरान भी हमारा कस्टम है, तो हम कुरान और सुन्ना से हेल्प लेंगे ताकि हम अपने इस्लामिक डिसीजंस को सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से मैंने और आसान करके भी आपको ये बात समझा दी। नेक्स्ट हेडिंग आती है मीनिंग ऑफ लीगल सिस्टम। अब यहाँ से आगे हेडिंग जितनी आएंगी वो अब लीगल सिस्टम के ऊपर आएंगी। आप मैंने देखे इस लीगल सिस्टम के बाद दोबारा लॉ की भी हेडिंग दी। आप चाहो तो लॉ को भी बार बार बीच में ऐड करते रहो, अगर बार बार ऐड नहीं करना तो एक दफ़ा ऐड कर लो पहले, उसके बाद लीगल सिस्टम के ऊपर हेडिंग्स डाल दो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी चॉइस पे आपको रोकूंगी नहीं। नेक्स्ट हेडिंग आती है लीगल सिस्टम इज़ अ प्रोसेस कंट्री यूजेस टू मेक, एक्सप्लेन एंड इन्फोर्स लॉ। लीगल सिस्टम बेसिकली एक प्रोसेस है जो कंट्रीज़ फॉलो करती हैं ताकि वो अपने लिए लॉज बना सकें, अपने बने हुए लॉज को एक्सप्लेन कर सकें और लॉज को इन्फोर्स कर सकें। यानी कि लीगल सिस्टम बेसिकली एक मेथड है जो एक मुल्क को ये सिखाता है अपने लिए लॉज कैसे बनाने चाहिए, अपने उन लॉज को आप कैसे एक्सप्लेन करो लोगों को, और अपने उन लॉज को लोगों पे कैसे लगाओ। ये सारा कुछ हमें लीगल सिस्टम समझाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है सिंपल डेफिनेशन की। अ लीगल सिस्टम इज़ हाउ लॉज आर फॉर्म्ड एंड इन्फोर्स्ड। लीगल सिस्टम की सिंपल डेफिनेशन होती है जिसमें हमने बताना है कि एक लीगल सिस्टम बताता है कि हाउ लॉज आर फॉलोड एंड इन्फोर्स्ड, कि लॉज पे लोग फॉलो कैसे करते हैं, और इन्फोर्स यानी कि लॉज लोगों पे कैसे लगाए जाते हैं। ये सारा कुछ हमें लीगल सिस्टम सिखाता है। मॉडर्न व्यू, आजकल के दौर में क्या लोगों का व्यू है लीगल सिस्टम के बारे में। अ लीगल सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, कोर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। आजकल के लोग कहते हैं लीगल सिस्टम के अंदर कुछ रूल्स मौजूद होते हैं कि लॉज को कैसे बनाया जाएगा, कोर्ट्स कैसे चलनी चाहिए, कोर्ट्स होती क्या हैं, लॉ से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है लीगल सिस्टम के अंदर आती हैं। ये आजकल हम ये चीज़ समझते हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं दैट हेल्प्स अ कंट्री टू गवर्न इट्स पीपल एंड सॉल्व डिस्प्यूट, ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि एक कंट्री के अंदर इंसानों के जो भी मसले हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो सॉल्व किए जा सकें। तो आजकल के दौर के लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि चीज़ें ऑफ कोर्स चेंज होगी। पास्ट में कुछ और तरह से लीगल सिस्टम को देखा जाता था, पहले लॉ एंड कोर्ट्स आती थी, अब लॉ कोर्ट्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस को भी शामिल कर दिया गया है। इंस्टीट्यूशंस मीन्स ऐसे इदारे जो लॉज बनाते हैं, लॉज पे अमल करवाते हैं, और भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इसमें एडेड हैं जो कि लीगल सिस्टम वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, कि लॉ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लॉ हमारे सोसाइटी में आया कैसे, किस लिए आया। तो सबसे पहले आपने इसमें पॉइंट देना है कि सोसाइटी जो होती है एक माशरा है, सोसाइटी के लिए ही लॉज बनाए जाते हैं। यही बात आपने बताना है कि लॉज ओनली वर्क इफ़ पीपल लिव टुगेदर, यानी कि लॉ सिर्फ तब ही यूज़ किए जाते हैं जहाँ इंसान रह रहे हों और इंसान इकट्ठे रह रहे हों। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही इंसान होता तो फिर तो वहाँ लॉ का क्या इस्तेमाल होना था, वो एक ही होता जो मर्ज़ी करे। लेकिन अगर बहुत सारे लोग रह रहे हैं इस्लामाबाद में तो हर इंसान को चाहिए कि वो बने हुए लॉज के अकॉर्डिंग चले ताकि बाकी इंसानों को तकलीफ़ ना पहुंच सके। इसीलिए एक सोसाइटी में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे ही लॉ चलता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है स्टेट की। द गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू इन्फोर्स लॉज। स्टेट होती है बेसिकली, स्टेट क्या है इसके बारे में आपको पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में पता चलेगा, वहाँ पे स्टेट को एक्सप्लेन किया गया है। स्टेट समझ लें एक कंट्री है, उसके अंदर स्टेट में गवर्नमेंट मौजूद होती है। यानी कि पहले आती है नंबर 1 पे क्या है, सोसाइटी। सोसाइटी को हमने लिख दिया, उसी सोसाइटी में गवर्नमेंट जब मौजूद होती तो इट मीन्स कि अब वो सोसाइटी जिसमें गवर्नमेंट है तो अब वो स्टेट बन गई है। सही है। अब होगा क्या कि जो सोसाइटी है वहाँ पे उस इलाके में, समझ लेंगे वहाँ पे एक सोसाइटी नहीं बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं उस एरिया में। एक ये सोसाइटी, एक ये है और एक ये है, काफ़ी सारी सोसाइटी है कंट्री में। उस पूरी कंट्री में बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, बहुत से लोगों के माशरे हैं अलग अलग, लेकिन एक ही जगह पे, एक ही मुल्क में रह रहे हैं। तो उस पूरे मुल्क को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वही गवर्नमेंट इन लोगों पे लॉ लगाती है, इन्फोर्स करवाती है ज़बरदस्ती। ये चीज़ हमने इसमें बता दी। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल ऑर्डर। लीगल ऑर्डर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो एक लीगल ऑर्डर पास करती है कि हर इंसान को ये ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए, इसके बगैर उनको सज़ा मिलेगी। जैसे कि ट्रैफिक लॉस नाफिज कराना, ट्रैफिक लॉस भी लीगल ऑर्डर है।
अगर कोई भी इंसान ट्रैफिक लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो इस तरह की गवर्नमेंट जो होती है वो फिर अपने ही लोगों के ऊपर ये ऑर्डर्स लगाती है ताकि उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास पर्पस। पर्पस आपने बताना है कि जो लॉ है वो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के अंदर, उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि जस्टिस हो सके, लोगों को इंसाफ मिल सके, पीस मेंटेन हो सके, स्कूल मिल सके और ऑर्डर मीन्स कि एक तरतीब के साथ ज़िंदगी चले, कोई एक दूसरे की जान ना ले, कोई एक दूसरे के साथ गलत ना करे, कोई एक दूसरे की चोरी ना करे, हर चीज़ एक तरतीब के साथ हो। ये चीज़ लॉ चाहता है। लॉ इसी मकसद के लिए सोसाइटी के अंदर आता है, फिर उसी लॉ को स्टेट यानी कि गवर्नमेंट लोगों पे लगाती है, फिर वही गवर्नमेंट लीगल ऑर्डर्स पास कराती है ताकि सब कुछ तरतीब में रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉ की मेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि लॉ के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स, ये चीज़ें होंगी तभी लॉ चल सकेगा। तो लॉ के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है? सबसे पहले दोबारा दोहरा देते हैं, सोसाइटी का होना ज़रूरी है जहाँ पे इंसान रहते हो इकट्ठे, स्टेट का होना ज़रूरी है जहाँ पे गवर्नमेंट हो इनको कंट्रोल करने के लिए, लीगल ऑर्डर होना चाहिए यानी कि लॉज फिर हम उन पर लगा सकें उन इंसानों पे ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके जो सोसाइटी में इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं। और लॉ का क्या पर्पज़ है? ताकि जस्टिस मिल सके, इंसाफ मिल सके और हर चीज़ तरतीब से मेंटेन रहे। ये हमने जब बातें बता दी, फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग देनी मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ से वहाँ से स्टार्ट हो जाता है जिसके ऊपर हमने टॉपिक स्टार्ट करना था, यानी कि लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आपने अब यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू कर देना। अब यहाँ पे टोटल तकरीबन 5 लीगल सिस्टम्स होने चाहिए। ज़रा देख लूँ, तकरीबन यहाँ पे 5 नहीं बल्कि 6 लीगल सिस्टम्स हैं। हम इन सारे लीगल सिस्टम्स को एक एक करके समझते हैं ताकि आपको अच्छे से तरतीब के साथ ये सारे लीगल सिस्टम समझ लग जाएँ। तो पहला लीगल सिस्टम है हमारे पास सिविल लॉ लीगल सिस्टम। अभी का जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ऑल लीगल सिस्टम्स के ऊपर है, यानी कि जितने लीगल सिस्टम है, चाहे सिविल लॉ हो, कॉमन लॉ हो, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम हो, जो भी हो, वो सारे इसमें पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन जब आप अलग से कोई चैप्टर देखते हो सिविल लॉ लीगल सिस्टम का, तो इट मीन्स कि वो अलग से सिविल लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है वो टॉपिक। अगर आप अलग से कॉमन लॉ लीगल सिस्टम देखो तो इट मीन्स वो सिर्फ कॉमन लॉ को एक्सप्लेन कर रही है। ये जो टॉपिक है ये सारे लीगल सिस्टम्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। जैसे कि अभी मैं सिविल लॉ एक्सप्लेन करूँगी, इसमें हमने थोड़ा सा ओरिजिन बताना है कि सिविल लॉ बेसिकली रोम से निकला है, रोमन इलाके से निकला है। इस सिविल लॉ का दूसरा नाम है रोमन लॉ, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स ये रोम के इलाके से निकला। जैसे हम पाकिस्तान है वैसे एक जगह रोम है, वहाँ से सिविल लॉ निकला। सिविल लॉ का इजाद आमतौर पे कर्पस जुरिस सिविलिस की किताब से हुआ। कर्पस जुरिस सिविलिस एक ऐसी किताब थी जो बेसिकली रोम के लोगों ने ख़ास तौर पर बनाई थी, उस इलाके के लोगों ने बनाई थी ताकि लॉज को सेव किया जा सके रिटन फॉर्म में। तो कर्पस जुरिस सिविलिस के अंदर सारे लॉज रिटन फॉर्म में सेव किए गए और वही लॉज बेसिकली रोम के इलाके में मौजूद थे और उसी कर्पस सिविलिस को सिविल लॉ बनाने के लिए भी यूज़ किया गया। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है फीचर्स। फीचर्स का मतलब है क्या क्वालिटीज़ हैं सिविल लॉ की। पहली बात, ये रिटन फॉर्म में मौजूद होता है, जैसे मैंने कर्पस जुरिस सिविलिस की बताया कि रोमन लोगों ने अपने सारे लॉज को लिख दिया एक किताब में। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि सारा कुछ रिटन फॉर्म में मौजूद होगा। जजेस फॉलो दी रिटन लॉज, के जो जजेस हैं उन्होंने रिटन लॉज को भी इसमें फॉलो किया, यानी कि जो लॉज कर्पस जुरिस सिविलिस में लिखे गए वैसे ही सारे लॉज सिविल लॉ के लिए भी लिख दिए गए। तो इसकी ये क्वालिटी, सबसे पहली क्वालिटी है कि सिविल लॉ रिटन फॉर्म में मौजूद है और इन्हीं रिटन लॉज को जजेस भी फॉलो करते हैं। इन्हीं रिटन लॉ से स्टेट्यूट्स भी बनाए गए हैं। स्टेट्यूट्स मीन्स जो एक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको लिखा हुआ कोई मिलता है फलां एक्ट, ये जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे भी इन रिटन लॉ से निकाले गए हैं। कंट्रीज़ की बात की जाए तो सिविल लॉ का यूज़ फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूरोप और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, यानी कि ये कंट्रीज़ भी और बाकी यूरोपियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी सिविल लॉ को यूज़ करते हैं। इसमें हम पाकिस्तान लॉ को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान भी सिविल लॉ को यूज़ करता है क्योंकि काफ़ी सारे पाकिस्तान में भी ऐसे लॉज हैं जो रिटन फॉर्म में मौजूद हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में भी सिविल लॉ को भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ ईजाद हुआ है इंग्लैंड से। कैसे ईजाद हुआ है इंग्लैंड में? कि इंग्लैंड के अंदर कोई लॉ अगर मौजूद है, कोई भी एक भी अगर लॉ मौजूद है, उस एक ही लॉ से बहुत से डिसीजंस लिए जाते थे। ऐसे ही जो भी लॉ मौजूद होता था उस हिसाब से डिसीजन लिए जाते थे। तो जो भी जज डिसीजन देता था वही डिसीजंस सेव कर लिए जाते थे और वही डिसीजन फिर अगला जज यूज़ करता था, यानी कि जो अगला जज है वो लॉ को यूज़ करने की बजाय पास्ट में हुए डिसीजन को यूज़ करता था। वो जो डिसीजन होते हैं जो पास्ट वाले हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि ऑलरेडी हुआ डिसीजन को हम प्रेसिडेंट कहते हैं। उनको सेव इसलिए कर लिया जाता है ताकि फ्यूचर के जजेस और लॉयर्स उनको यूज़ कर सकें, यानी कि पास्ट में हुए केस को हम यूज़ कर सकें।
तो ये जो प्रेसिडेंट्स होते हैं इन्हीं से ही लॉज बनाए जाते हैं, लेकिन ये लिखे हुए लॉज नहीं होते। तो जो कॉमन लॉ है उसकी एक खासियत ये है कि ये रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़, कॉमन लॉ के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट से निकाले गए हैं, यानी कि जो जज ने डिसीजन दिए हैं उनसे ही ये कॉमन लॉ निकाले गए हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने देना है कि बेस्ड ऑन दी कोर्ट डिसीजन, यानी कि ये कोर्ट्स के डिसीजन जिसको हमने प्रेसिडेंट कहा था उधर से ही ये निकाले गए थे। पास्ट डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट एंड दी मस्ट बी फॉलोड। यही इसी डिसीजंस को हम पास्ट डिसीजंस भी कहते हैं। अगर आप पास्ट डिसीजन नहीं लिखना चाहे तो यहाँ पे आप प्रेसिडेंट भी लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट्स बेसिकली या पास्ट डिसीजन बेसिकली कॉमन लॉ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं को ही इंग्लैंड फॉलो करता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है जजेस प्ले अ वेरी बिग रोल। जो जजेस हैं वो यूके में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि वही बेसिकली प्रेसिडेंट्स को बनाते हैं, इन डिसीजंस को बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से आएंगे? वो आएंगे मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा था क्या वैसे? मैग्ना कार्टा के ऊपर यहाँ टॉप पे मैं वीडियो लगा दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे भी वीडियो के अंदर भी समझ लेते हैं। मैग्ना कार्टा बेसिकली एक डॉक्यूमेंट था जो पार्लियामेंट ने बनाया था और उसी डॉक्यूमेंट की मदद से जो किंग रहता था इंग्लैंड में उसके पावर्स को कम कर दिया गया। ये तफसील ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं हुई तो आप मैग्ना कार्टा देख लें, वहाँ पे मैंने बाकायदा तस्वीरें भी लगाई हुई हैं जिसकी मदद से ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी। मैग्ना कार्टा को इंग्लैंड, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यानी कि इन कंट्रीज़ में भी मैग्ना कार्टा की भी अहमियत है और साथ में इन कंट्रीज़ के अंदर कॉमन लॉ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक कंट्रीज़ के अंदर कॉमन लॉ को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है रिलीजियस लॉ सिस्टम। रिलीजियस लीगल सिस्टम में आपने ये बताना है कि दुनिया भर में कौन से रिलीजियस लॉज मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैंने इस्लामिक लॉ का जिक्र करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी लॉ बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ्स एंड टेक्स्ट। इस फर्स्ट लाइन का मतलब है रिलीजियस लीगल सिस्टम के अंदर ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो लॉज किसी यकीन पे बने होते हैं और किसी किताब से लिए जाते हैं। जैसे कि मैं इस्लामिक लॉ की एग्जांपल दूं कि इस्लामिक लॉज कहाँ से निकले हैं? कुरान एंड सुन्ना से निकले हैं। कुरान एंड सुन्ना लिखा हुआ टेक्स्ट है, लिखी हुई किताब है। ठीक है, कुरान और सुन्ना भी बहुत लोगों ने महफूज कर लिया है रिटन फॉर्म में। ठीक है, तो इनसे क्या कहते हैं, हमारा इस्लामिक लॉ या इस्लामिक लीगल सिस्टम बना है। तो इसमें आप सबसे पहले सोर्सेज के लिए ये लिखेंगे कि ये जो इस्लामिक लॉ है जिसका दूसरा नाम शरिया है, ये कुरान से, सुन्ना से, इजमा से, क़ियास से, इज्तिहाद से और उर्फ से निकला है। ठीक है, मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी। ज़ाहिर बात है जब मैं लीगल सिस्टम पढ़ाऊंगी तो ये सारे अलग से चैप्टर्स होंगे जो मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो वहाँ से जाके आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ लगेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपने नेक्स्ट पॉइंट इसमें देना है स्कोप का। आपने बताना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने कुरान सुन्ना से ली वो इंफॉर्मेशन जो इनमें मौजूद है कुरान में, सुन्ना में, वो हमारी ज़िंदगी के आम सिविल लाइफ, क्रिमिनल लाइफ, फैमिली के मामलात और मोरल मैटर्स, ये सारी चीज़ें कुरान एंड सुन्ना के मैटर्स की मदद से डील हो जाता है। ठीक है, कंट्रीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान पे आप इसमें लिख सकते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान और भी डिफरेंट जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके हम नाम दे सकते हैं इस पर। ठीक है, अगर नाम ना आ सके तो यहाँ पे सिंपल लिख दें मुस्लिम कंट्रीज़। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जूइश लॉज। जूइश लॉज आर बेस्ड ऑन द रिलीजियस ट्रेडिशंस, यानी कि ये जो जूइश लॉज है ये भी अपने ही उनके जो दीन की किताब है उसके मुताबिक ही इनके जूइश लॉज बने होते हैं। ये जो जूइश के लॉज है ये यूज़ कहाँ पे होते हैं? ये यूज़ होते हैं ऑर्थोडॉक्स जूइश के जो लोग हैं वो इस जूइश की किताब को यूज़ करते हैं अपने पर्सनल मामलात और मज़हब के मामलात, रिलीजियस के मामलात डील करने के लिए। No country is fully governed by it, but Jewish courts make decisions for followers. यहाँ पे लास्ट लाइन में ये लिखा है कि कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो पूरी तरह से जूइश लोगों का हो, लेकिन और ना ही कोई ऐसे कंट्री मौजूद हैं जिसमें जूइश हो। वैसे तो है जूइश, बट ज़्यादा लोग सुनने में आया है कि जूइश लोग ज़्यादा इस तरह के लॉज को यूज़ नहीं करते। मतलब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जूइश लॉज को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन जो जूइश कोर्ट्स हैं वो जूइश के मामलात हैंडल करने के लिए जूइश लॉज को यूज़ करते हैं। ये इसकी अगली लाइन में बात लिखी है। फिर आते हैं क्रिश्चियन लॉज। क्रिश्चियन लॉज में आपने बताना है कि गवर्न इंटरनल मैटर्स ऑफ द चर्च। गवर्न का मतलब है कि जो क्रिश्चियन लॉज हैं जिसका दूसरा नाम है कैनन लॉज, ये जो कैनन लॉज है जो क्रिश्चियंस के हैं ये किस लिए बनाए गए हैं? ताकि चर्चेस को चलाया जा सके। बेसिकली सीधी बात है
जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनके लिए ही ये क्रिश्चियन लॉज बनाए जाते हैं, जो चर्च चलाने के भी काम आए और उनके आम जिंदगी में भी काम आ सकें, जो क्रिश्चियंस लोग हैं। इसको कौन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं? इसको यूज़ किया जाता है रोमन कैथोलिक के लोग, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स के लोग और एंजेलिक चर्चेस के लोग। ये जो है ये ज़्यादा इस क्रिश्चियन कैनन लॉज को यूज़ करते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक नाम याद कर लें, यहाँ से आप एंजेलिक चर्च याद कर लें, बाकी अगर याद नहीं रहते। ठीक है, कस्टमरी लॉज अब आ जाते हैं। कस्टमरी लॉज होते क्या हैं वो जानते हैं हम अब। बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस एंड कस्टम, जैसे कि हम पाकिस्तानी मुसलमान जितने भी हैं ईद मनाते हैं। हमें ईद मनाना कैसे आया? ये ईद की जो रवायात है, जो ट्रेडिशन है, कहीं पे लिखा हुआ मौजूद नहीं है। ये कैसे हम तक फिर भी आ गया जबकि ये चीज़ लिखी हुई नहीं है? वो इस तरह से आई है कि हमारे माँ बाप के अंदर भी वो चीज़ थी। हमारे माँ बाप ने जिस तरह से ईद मनाई, उनके माँ बाप ने जिस तरह से ईद मनाई, वैसे ही वो चीज़ नस्ल दर नस्ल आगे फैलती गई। तो बगैर लिखे हुए भी हम ईद को उसी तरह ही फॉलो कर रहे हैं, रोज़े को भी उसी तरह रखते हैं। और वैसे ही सेम चीज़ कस्टम के बारे में भी होती है कि कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जो रिटन फॉर्म में सेव कर लिए जाते हैं, कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जो अनरिटन होते हैं, और ज़्यादा तादाद में कस्टम्स अनरिटन ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इनके ज़रिए से भी लॉज बनाए जाते हैं। इसकी खूबियाँ बताएंगे कि जो कस्टम्स होते हैं वो अनरिटन होते हैं। कस्टम जो है लॉ बनाने के लिए इतना अच्छा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं होता, थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है ये लॉ बनाने में। ठीक है, कंट्रीज़ की बात की जाए तो उसको अफ्रीका में और एशियन कंट्रीज़ में बहुत यूज़ किया जाता है, ख़ासतौर पे इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ इन कनाडा। ये बेशक हटा देना मुश्किल वर्ड, सिंपली लिखते हैं। कनाडा में भी इसको यूज़ किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी। ठीक है, ये गलती से मुझसे ये वर्ड लिखा रह गया, ये मुझे हटाना था, ये वाला मुश्किल है ना, इसलिए इसको हटा दें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशलिस्ट और सोवियत लीगल सिस्टम। ये डेवलप कब हुआ? रशिया के रेवोल्यूशन के दौर में, जो 1917 में हुआ था। 1917 में रशिया में कुछ चेंजेस आए थे, उस दौर में सोशलिस्ट लीगल सिस्टम भी ईजाद हुआ। आप इस टॉपिक के अंदर रशिया रेवोल्यूशन की हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत डाल सकते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था, क्या क्या चेंजेस हैं। नेट पे और एआई भी आपको काफ़ी इसमें हेल्प कर देगा। इस सोशलिस्ट लीगल सिस्टम की खूबी ये है कि इसमें जो मुल्क है, कंट्री है, वही लोगों की ज़मीनें और जायदादों पे इन्हीं गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यानी कि एक आम इंसान प्रॉपर्टी को मालिक नहीं बन सकता ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता हो। आम बंदों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होना बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी के पास होगी भी तो वो बहुत कम बंदे होंगे जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकें, क्योंकि मेनली जो इतनी भी प्रॉपर्टी होती है ऐसी कंट्रीज़ की, उसका मालिक गवर्नमेंट खुद होती है। ठीक है, क्यों गवर्नमेंट खुद होती है? ताकि लोगों के बीच जो आम सिटीजन्स हैं उनको बराबर की पैसे मिल सके, उनको बराबर की प्रॉपर्टी मिल सके, कोई भी इंसान कमज़ोर ना लगे, गरीब ना लगे। इसलिए ऐसे कंट्री में सोशलिस्ट लीगल सिस्टम होता है, ताकि कोई भी बंदा ज़्यादा पैसे जिसके पास हो वो ज़मीनें अपने पास सारी ना रख ले, बराबर में तकसीम होनी चाहिए इंसानों के पास। उसके अलावा लॉ सपोर्ट सोशलिस्ट गोल्स। ज़ाहिर ये बात है, इस तरह के लीगल सिस्टम को लॉ सपोर्ट करता है, क्योंकि ये जो लीगल सिस्टम है ना, ये लोगों को बराबरी उस माशरे में बहुत बराबरी हो जाती है जब सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को उसमें यूज़ किया जाए। क्योंकि देखें, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम हमें सिखाता है कि पैसा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि सारा बंदे बराबर हों, कोई एक बंदा ज़्यादा अमीर ना हो और कोई दूसरा बंदा ज़्यादा गरीब ना हो। पाकिस्तान के अगर हालात देखे जाएँ तो यहाँ पे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम नहीं है। प्राइवेट बंदे, हम आम लोग बहुत सी प्रॉपर्टी के मालिक खुद के बन जाते हैं, यानी कि हमारे पास ज़मीनें जायदादें होती हैं, घर होते हैं। इस वजह से जो अमीर है वो अमीर बनता जाता है और जो गरीब है वो गरीब ही रहता है। गवर्नमेंट से भी उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं आती। लेकिन जहाँ तक ये बात ऐसे कंट्रीज़ की जहाँ पे ये लॉ चल रहा है, सोशलिस्ट लॉ चल रहा है, वहाँ पे सारे लोगों को बराबर रखने के लिए जो है प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने पास रखती है। ये जो लॉ है ये चाइना, वियतनाम और क्यूबा, इन मुल्कों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। लास्ट वाला लीगल सिस्टम आ जाता है लीगल प्लूरलिज्म। लीगल प्लूरलिज्म का दूसरा नाम है हाइब्रिड लीगल सिस्टम। अब ये दोनों एक ही चीज़ है, बट इन दोनों में है क्या कि एक ही कंट्री में एक से ज़्यादा लीगल सिस्टम का होना। जैसे कि एक ही कंट्री में रिलीजियस लीगल सिस्टम भी मौजूद होगा, इस एक ही कंट्री में सिविल लॉ लीगल सिस्टम भी मौजूद होगा, इसी एक कंट्री में भी कॉमन लॉ लीगल सिस्टम मौजूद होगा। तो यही बात होती है कि जिस कंट्री में ये सारी चीज़ें, सारे लीगल सिस्टम इकट्ठे हों, तो ऐसे कंट्री को हम कहते हैं हाइब्रिड लीगल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि इसका मतलब है
मीन्स अ कंट्री हैज़ मोर देन वन लीगल सिस्टम एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही कंट्री में बहुत से लीगल सिस्टम का एग्जिस्ट करना, इसी चीज़ को हम लीगल प्लूरलिज्म या हाइब्रिड लीगल सिस्टम कहते हैं। इसमें आप पाकिस्तान का भी नाम दे सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इंडिया तंजानिया के मुल्क का नाम देती हूँ। तंजानिया मुश्किल है तो आप यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान लिख दें, क्योंकि इनमें ये लीगल सिस्टम इस तरह से मौजूद है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे इस्लामिक लॉज भी मौजूद हैं, सिविल लॉ भी है, कॉमन लॉ भी, और भी लॉज हैं। सही है, यानी कि हर तरह का लीगल सिस्टम इंडिया में चलता है, इसलिए इंडिया भी एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम स्टेट है। यहाँ पे लिखा है सेक्युलर लॉज एग्जिस्ट अलॉन्ग साइड रिलीजियस और कस्टमरी लॉ स्पेशली इन फैमिली मैटर। थोड़ी लाइन मैंने मुश्किल कर दी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैनी लॉज एग्जिस्ट अलॉन्ग साइड, यानी कि एक दूसरे के साथ खड़े होकर सारे लॉज चल रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं में यानी कि एक ही मुल्क के अंदर आपको कस्टमरी लॉज भी दिखेंगे, रिलीजियस लॉज भी दिखेंगे, सिविल लॉज भी दिखेंगे, कॉमन लॉज भी दिखेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमने हाइब्रिड लीगल सिस्टम के बारे में बतानी है, यानी कि जो बात ऊपर लिखी हुई बात बेसिकली यहाँ निचली लाइन में दोबारा बता दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं कॉमन फीचर्स ऑफ द लीगल सिस्टम। अब मैंने कॉमन फीचर्स को कुछ पॉइंट्स में डाल के जल्दी से लिख दिया है। इसमें आपने बताना है कि लीगल सिस्टम वैसे पूरे मुल्क में सारे मुल्कों में मुख्तलिफ हैं, लेकिन जितने भी लीगल सिस्टम मौजूद हैं उनमें ये चीज़ें कॉमन हैं। ठीक है, अब वो चीज़ें क्या कॉमन हैं जो सारे मुल्कों में है लीगल सिस्टम? सबसे पहला ये है रूल्स ऑफ कंडक्ट। जितने भी लीगल सिस्टम बनाए जाते हैं वह इंसानों के बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। अब आप सोच रहे हैं मैंने यहाँ पे बिहेवियर का नाम क्यों लिया, क्योंकि कंडक्ट को ही बिहेवियर कहा जाता है। कंडक्ट का दूसरा नाम है बिहेवियर। तो इंसानों को कंट्रोल रखने के लिए जितने लॉज बनाए गए हैं सारे मुल्कों में वो एक ही मकसद के लिए बनाए गए ताकि इंसानों के कंडक्ट को यानी कि बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। आपने इसमें लिखना है लॉ टेल्स पीपल हाउ टू बिहेव। ठीक है, अथॉरिटी की बात की जाए तो जितने भी लॉ सारे मुल्कों में मौजूद हैं, जितने भी लीगल सिस्टम मौजूद है, उसका एक ही मकसद है कि जो अथॉरिटी है, जो मेन बड़ा इदारा है, वो लॉ को बना सके और लोगों पे वो लॉ नाफिज करा सके, ज़बरदस्ती लगा सके अपनी पावर यूज़ करके। ये चीज़ सारे लीगल सिस्टम में हो रही है और सारे सिस्टम में इस तरह का चीज़ है कि अथॉरिटी भी वहाँ मौजूद है, रूल्स ऑफ कंडक्ट है। कोर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो सारे मुल्कों में, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, हर जगह कोर्ट्स के सिस्टम है और कोर्ट्स भी इंसाफ देती हैं उसी तरह ही जैसे हम लोग दे रहे हैं पाकिस्तान में। तो जितना भी सिस्टम पूरी दुनिया में मौजूद है कोर्ट्स का, उनका सेम ही तरीका है कि वो इंसाफ सेम तरीके से ही देते हैं, सेम ही लॉज को फॉलो करके। ठीक है, जस्टिस एंड ऑर्डर की बात की जाए तो सारे मुल्कों में जस्टिस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही लीगल सिस्टम्स बनाए गए हैं। तो हमने बताना है कि लॉ एम्स टू कीप पीस एंड फेयरनेस, यानी कि लॉज इसलिए बनाए गए हैं ताकि उस कंट्री में और सोसाइटी में पीस मेंटेन हो जाए, लोगों को इंसाफ मिल सके। एंडिंग लाइन में अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ का जिक्र कर देना है कि लॉज जितने भी बनाए गए हैं सारे मुल्कों में, यानी कि जितने भी लीगल सिस्टम्स मौजूद हैं, उनका एक ही मकसद है कि ऐसे लॉज बनाए जाएं जिनसे इंसानों को ये बताया जाए कि उनके पास कौन से राइट्स हैं और उनके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए ताकि किसी और इंसान के राइट्स ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है लीगल सिस्टम करती है सारे मुल्कों की। ठीक है, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। फिर कंक्लूजन आ जाता है, जो कुछ भी हमने ऊपर पढ़ा होता है वही चीज़ें आपने 4 से 5 लाइनों में लिखनी होती है। कंक्लूजन में दोबारा कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसके अलग से 1-2 नंबर होते हैं। ठीक है, बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।